हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका बिग बॉस में, जहाँ पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए हिस्टोरिकल वीडियोस, इंफॉर्मेशनल मोटिवेशनल वीडियोस और साथ ही में हॉरर वीडियोस। आज की जो स्टोरी है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक लड़की ने अपने फैमिली के कुछ लोगों को खोया। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पंचक काल का अशुभ टाइम चल रहा था। साथ ही में पैरानॉर्मल एंटिटीज़ उस काल में कैसे नेगेटिवली हाइपर एक्टिव होती है, यही इस स्टोरी में बताऊँगा। जो कि स्टोरी एकदम रियल है, मेरी खुद की फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड के साथ हुआ है। ये सारी चीज़ें उसने कैसे डील करी है, उसके फैमिली में कैसे नेगेटिव कितने लोगों को उसने खोया, क्या-क्या इंसिडेंट्स हुए हैं, वो पंचक काल का अशुभ प्रभाव कैसे उसके परिवार पे पड़ा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हुआ ये था कि ये बात है 2021 मई की। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि सडनली एक दिन मई महीने में खबर मिली कि उसके जो भैया बुआ है, उसके बुआ के बड़े बेटे की अ, हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक हुआ, तो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, तो वहाँ पे बिज़ी है। तो कोरोना चल ही रहा था, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में जाने नहीं दे रहे थे। उस टाइम पे जैसे-तैसे करके ज़िद करके, थोड़ी-सी रिक्वेस्ट करके, थोड़ा-सा ऊपरी मंत्री-वंत्री से पहचान लगा के, फ़ोन-वोन करवा के उन्हें एडमिट कराया जैसे-तैसे। तो जब एडमिट हुए, तो एडमिट होने के बाद करीब 1 डेढ़ घंटा उन्होंने जैसे-तैसे बचने की कोशिश करी, बचाने की कोशिश करी डॉक्टर्स ने, लेकिन वो भैया बच नहीं पाए। उनकी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। तब उसके घर में बहुत बड़ा दुःख का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि उन बड़ी बुआ के बड़े बेटे थे, उनके 2 बच्चे थे, उनकी शादी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था और भैया की एज भी ज़्यादा नहीं थी, 42-43 इयर्स की एज थी उस टाइम पे और ऐसा हो जाना। तब जैसे-तैसे उन्होंने डील करी, अब लोगों को तो डील करना ही रहता है, अगर हम हमारे फैमिली मेंबर को खो देते हैं, तो जैसे-तैसे हमें डील करने रहते हैं, उनका अंतिम क्रियाकर्म करना रहता है। वैसे ही उनका क्रियाकर्म करने की बात चली, सारी चीज़ें उन्हें हॉस्पिटल से घर लाया गया, घर में उनका सब क्रियाकर्म का वो प्रिसीजन चल रहा था, प्रोसेस चल रही थी कि उन्हें शमशान घाट में ले जाने के लिए अर्थी-वर्ती सजानी है। पंडित जी की व्यवस्था की गई। पहले तो जो उनके पास वाला शमशान घाट था, वहाँ पे तो भीड़ इतनी हो रही थी कि वहाँ पे तो जगह ही नहीं मिल रही थी, वहाँ पे जब पता किया तो थोड़ा दूर लेके जाना पड़ा। तब पंडित जी ने उन्हें एक चीज़ बताई कि बेटा, इसकी जो मृत्यु हुई है, ये पंचक काल में हुई है और पंचक काल बहुत ज़्यादा अशुभ है। इसका पूरा परिवार पे या आस-पास के लोगों में, इसका पहचान वालों में बहुत अशुभ रहता है। इसमें जब होती है, अगर इसे पूरी अच्छी तरीके से नहीं किया जाए क्रियाकर्म, तो 5 लोगों की मौतें और होती है। तब ये सारी चीज़ें पहली बार उन्होंने भी सुनी थी। तब उसके पापा हो गए, बाजू वाले चाचा हो गए, सब लोगों ने बोला कि पंडित जी, हमें तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन जो भी आप बोलोगे हम सब करेंगे। तो उन्होंने मंत्र-वंत्र पढ़े, जो भी अंतिम क्रिया की जो भी होती है सारी रस्म, वो करी, उन्हें शमशान लेके जाया गया। तो शमशान में जब उनकी चिता पे जब लेटाया गया उन्हें, तो उनके साथ आटे के बनाए हुए 5 पुतले और रखे गए उनके साथ, ताकि जो 5 आत्माएँ और उनके साथ में जाएँ और जो पंचक काल का जो अशुभ प्रभाव है, अशुभ काल है, उसका असर उन पे ना हो सके। तो सारी क्रियाकर्म हुई, सारा अंतिम क्रिया करा शमशान में और सारी चीज़ें करके लोग घर पे आए। तो उनकी कमी सबको खल रही थी, धीरे-धीरे समय बीता, कुछ 3-4 दिन हुए होंगे, 3 चा या 4 दिन ऐसे हुए होंगे। फिर होता ऐसा था कि गरुड़ पुराण की जो कथा होती है, अधिकतर हिंदू लोग जानते होंगे कि गरुड़ पुराण की जो कथा होती है, वो करवाया जाता है। कथा होती है जिनके यहाँ भी किसी की भी डेथ हो, तो सारे लोग, परिवार के लोग, रिश्तेदार सब बैठ के वो सुनते हैं। तो वैसे ही सब चल रहा था, तो ये लोग भी, मेरी फ्रेंड भी वहीं बैठी हुई थी। तब अचानक से उसकी जो दादी है, उसकी उसकी दादी रियल, उनको एकदम चेस्ट पेन हुआ और वो कथा के बीच में ही उनको कुछ टाइम नहीं मिला और थोड़े टाइम में ही देखते जब कुछ समझ पाते, दादी को सँभाल पाते, उसकी दादी की भी डेथ हो गई हार्ट अटैक से। अभी कुछ दिन पहले उसके भैया का होना और उसके बाद एकदम से दादी का सबके सामने ही दम तोड़ देना, ये और ज़्यादा बड़ी दुःख की बात थी।
तो सब लोग टूट चुके थे और सब लोग बिखर चुके थे बहुत ज़्यादा। तब उन्होंने जैसे-तैसे फिर उनका भी किया क्रियाकर्म, सारी चीज़ें हुई उसी शमशान घाट में। वही पंडित जी को बुलाया गया और वैसे ही उनकी चिता पर भी 5 आटे के पुतले बना के उनके साथ में जलाए गए। ये सारी चीज़ें हुई और फिर उसके बाद चीज़ें और आगे बढ़ी और कोरोना काल में आप सभी कुछ जानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम हो चुका था सबका। सब वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे थे, इसने भी छुट्टियाँ ली हुई थी। अब किसी की डेथ होती है घर में तो छुट्टी मिल जाती है, लेकिन उसने भी कहा कि अब हो गई है द उसके दादी की डेथ के 3-4 दिन बाद फिर उसने सोचा कि हो गया है टाइम, अब थोड़ा वर्क पे फ़ोकस किया जाए। क्योंकि वो अपनी फैमिली को सँभालती थी, उनका फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो वो भी अपने पापा का सपोर्ट करती थी, तो बोली जॉब में रिस्क नहीं ले सकते तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो वो जॉब में अब उसके घर में करती थी। अब उसकी जो बड़ी बुआ थी वो कुछ 4-5 घर छोड़ के रहते थे उनसे। 4-5 घर आगे बड़ी बुआ का घर था और उस टाइम पे सब लोग उसके घर वाले, फैमिली वाले, मम्मी-पापा, भाई-बहन सब बुआ के घर में रहते थे क्योंकि वहीं पे सब लोग रहते थे। ये अपने घर में आई हुई थी अपनी शिफ्ट कंप्लीट करने। तो इसने मुझे बताया कि जब ये शिफ्ट कंप्लीट कर रही थी, तब शिफ्ट चल रही थी मिड, ठीक है? जो 3 से 11 बजे तक चलती है या 12 बजे तक चलती है, 9 घंटे की शिफ्ट होती है बीपीओज़ में। तो वैसे बीपीओ में वर्क करती है। तो शिफ्ट चल रही थी, 3 बजे से चल रही थी। तो शाम के टाइम लोगों ने बोला कि गरुड़ पुराण है, तो वो उसने कहा कि गरुड़ पुराण में तो नहीं आ पाएगी, नहीं तो शिफ्ट का काम रह जाएगा। बैक ऑफ़िस काम था, फिर भी उसने कहा था कि ब्रेक खाने के टाइम पे ब्रेक लगा लूँगी। तो वैसे ही हुआ, गरुड़ पुराण भी हो गई। फिर उसे ऐसा लगा मतलब उसे किसी ने आवाज़ दी बाहर से, इसके घर में ये अकेले काम कर रही थी, अपने सिस्टम पे। तो बाहर से किसी ने आवाज़ दी कि निक्की, ए निक्की, चल बेटा खाना खाने का टाइम हो गया है, चल तू खाना खा ले। इसने बोला ठीक है, मैं आ रही हूँ, आप आ जाओ अंदर, फिर मैं ब्रेक लगा के चलती हूँ। उसने मीट पे भी बोला कि मैं खाना खा के आ रही हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगी जैसे हम हमारी मीटिंग पे बोल ही देते हैं। तो वैसे ही उसने कहा, उन्होंने ब्रेक लगाया और अपने घर से बाहर आए। तो जैसे ही वो बाहर आए, दरवाज़ा बंद किया, देखा कि कोई खड़ा ही नहीं है। तो उसने बोला कि ठीक है, आवाज़ दे के चले गए होंगे, 4 घर कितना ही दूर होता है। तो 4 घर भी कोरोना के टाइम पे तो कोई अपने घर से बाहर निकलता नहीं था, ये तो सभी को याद है। तो जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकली ना, तो उसे थोड़ा डर लगा क्योंकि 8-9 बजे डर नहीं लगता है वैसे नॉर्मली किसी को। लेकिन उसे एक अजीब-सा फ़ील हुआ, उसने जैसा मेरे साथ शेयर किया। तो वो 4 घर का जो फ़ासला था, डिस्टेंस था, उसके लिए ऐसा लग रहा था जैसे वो 10-12 घर उसे या फिर किसी दूसरे मोहल्ले में जाना हो, इतना उसे लंबा लग रहा था। तो जब वो अपने घर से निकली, दूसरे घर तक भी नहीं पहुँची कि उसे लगा उसके पीछे कोई चल रहा है। प्रॉपर बोले कि आवाज़ आई है कि यार मुझे किसी के चलने की आवाज़ आई, कोई मेरे पीछे फ़ील हुआ। मैंने पीछे पलट के देखा तो कुछ नहीं, तो इससे और ज़्यादा फ़ीलिंग डर की हुई। तो वो थोड़ा-सा और तेज़ चल के पहुँची घर पे, उसने अब इतना तो डर नहीं होता है कि नॉर्मली है कि हाँ, माहौल ऐसा हो रहा है तो थोड़े डरते हैं, वैसे उसने ऐसा सोचा और गई। तो कुछ दिन बाद क्या होता है ना कि हम थोड़ा नॉर्मल हो जाते हैं किसी डेथ के बाद। दुःख तो रहता है, बस थोड़ा-सा नॉर्मल भी फ़ील करने लगते हैं, अब का कंटिन्यू करना है लाइफ़ को। तो वैसे ही जब वो उसकी बुआ के घर पहुँची, सब लोग बैठे हुए थे, कथा हो चुकी थी, कथा कंप्लीट हो चुकी थी, सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। अब ये दरवाज़े से घुसी और एकदम से जाके लोगों को चिल्लाना चालू किया कि कैसे हो आप लोग? कौन आया था मेरे को बुलाने? अकेले क्यों छोड़ के चले आए? मैं एकदम अजीब-सा लग रहा था, डर लग रहा था मुझे। खाना बन गया था तो साथ में घर के अंदर आने में किसको शर्म आ रही थी? आ जाते अंदर, बाहर से आवाज़ देके चले भी गए। अकेले-अकेले आना पड़ा, थोड़ा-सा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पीछे-पीछे आ रहा है। आपको पता है मैं निकलती नहीं हूँ रात में। तो ये जैसे ही उसने डाँटा, लोगों ने उसे चुप कराया, उसके पापा ने भी बोला कि बेटा शांत हो जा, क्या कर रही है? कौन तेरे को बुलाने आया? अभी तो खाना बना ही नहीं है, बन रहा है अभी तो ये लोग बना रहे हैं बुआ लोग, मम्मी लोग मिलके, अभी खाना बना नहीं है। उसने जैसे ही ये सुना, तब उसने सबको बताया कि किसी ने उसको आवाज़ दी कि निक्की खाना बन गया है, चल बेटा खाना खा ले, ऐसा बोला है। तब लोगों को लगा कि यार हो सकता है किसी और को बोला हो, तो उसने बोला नहीं, नहीं मेरा नाम लिया है, निक्की करके बोला गया है मुझे, तभी तो मैं आई हूँ, नहीं तो क्यों आती? तब फिर बोला कि चलो ठीक है यार, अब अकेले मत रहना, किसी न किसी के साथ रहेंगे, होता है, वहम होगा तेरा और हँसी-मज़ाक में बात टाल दी कि अब चलो ठीक है आ गई है तो अब खाना खा ले तू, चल ठीक है ब्रेक ले लिया है तूने, कोई बात नहीं।
तो फ़ोन चलाने लगे, बात करने लगे। तब लोगों ने इतना कोई उस चीज़ को माइंड नहीं किया। फिर ऐसे ही चीज़ें चलने लगी, कुछ दिन और बीते। कुछ दिन और बीतने के बाद एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि इसके घर में इसके पापा इसके साथ रहते थे मोस्टली, या इसका भाई-बहन दोनों रहते थे। इसके पापा रहेंगे या तो भाई-बहन रहेंगे, मम्मी सिर्फ़ नहाने आती थी इसके घर में, बाकी बुआ के साथ रहते थे, बुआ को सँभालने का काम करते थे क्योंकि वहीं पे सब लोग का देखना पड़ता था। तो वैसे ही चल रहा था, सारी चीज़ें हो रही थी। एंड देन एक इसकी मम्मी की आदत थी कि ये सुबह-सुबह उठ के 4 बजे, साढ़े 4 बजे, 5 बजे तक ये नहा लेती थी। इसकी मम्मी की रोज़ सुबह की आदत थी। फिर घर के काम करना, सारी चीज़ें करके फिर बुआ के यहाँ जाती थी। तो ऐसे ही हुआ, ये लोग अपने घर में सो रहे हैं, इसके भाई-बहन और पापा, उसकी मम्मी आई बुआ के घर से और नहाने के लिए गए। तो जब उसकी मम्मी नहा रही थी, तब अचानक से बाहर से उसकी बड़ी बुआ की आवाज़ आई कि, "ये सिंधु, तेरा नहाना हो गया हो तो बाहर आ जा, मैं भी नहा लेती हूँ।" तब इसकी मम्मी ने इतना ध्यान दिया नहीं, तो एकदम बोला कि, "हाँ ताई, मेरा बस हो ही गया है, मैं निकलती हूँ, फिर आप नहा लेना।" इन्होंने जवाब दिया। फिर थोड़ी देर बाद ही बोले कि, "यार जल्दी निकल ना, मेरे को भी तो नहाना है, मुझे भी नहाना है, इतना कितना टाइम लगा दिया।" तब इसकी मम्मी को समझ में आया कि एक तो पहली बात, बुआ इस तरीके से बात करती नहीं है। दूसरा, उसकी बुआ यहाँ पे क्यों नहाने आई है जबकि वो वहाँ पे नहा सकते हैं। और उसकी बुआ, तीसरा ये चीज़ समझ में आई कि इसकी बुआ इतनी जल्दी नहाती नहीं है और इतनी सुबह-सुबह तो नहीं उठती है। इतने सालों से देख रहे हैं, एक ही मोहल्ले में रहे हैं, बचपन से कई सालों से इन्होंने देखा हुआ है, तो इन्हें शक हुआ। तो उन्होंने बाथरूम में से ही इसके पापा को आवाज़ लगाई। तो इसके पापा भी आवाज़ सुन के आए और ये लोग भी उठ गए और एकदम आए कि, "क्या हुआ, क्या हुआ? बताओ, क्यों डर गए हो? क्यों चिल्ला रहे हो?" तो बोले कि, "यार आप लोग अभी, मैं नहा रही हूँ, आप लोग बाहर ही रहो, मैं आ रही हूँ करके नहा के निकलती फिर बताती हूँ।" आंटी बाहर आए और उन्होंने सब कुछ बताया इसके पापा को, इन तीनों को, सब कुछ बताया कि यार ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो उसके पापा ने बोला कोई बात नहीं, होती है चीज़ें, वहम होगा। उसकी मम्मी ने बोला वहम नहीं है, मैंने क्लियर सुना कि ऐसी-ऐसी आवाज़ आई है, ऐसी बात बोली गई है, मेरा नाम लिया गया है। तो फिर इसको भी याद आया कि यार ऐसा कुछ तो भी है, तो उसके पापा को बोला कि यार देख लो कैसा क्या है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, जो नहीं होता था। तो उसके पापा ने भी बोला ठीक है, करते हैं कुछ। उन्होंने, उसके पापा ने मंत्र-वंत्र पढ़े, उसी टाइम पे उसकी मम्मी नहा चुकी थी, तो उन्होंने बोला कि ग काजल पूरे घर में और बाथरूम के आस-पास उनकी घर की जो बाउंड्री थी, छिड़क दो ताकि कुछ नहीं हो, ताकि अपन भी सेफ रह सकें। तो उन्होंने वैसे ही किया। अब हुआ तो सही है, तो किया उन्होंने आंटी ने, ठीक है, सब कुछ हुआ। पंडित जी को सारी जानकारी थी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उन्हें बताई। उन्होंने, सबने बोला ठीक है। फिर हुआ अचानक, फिर कुछ दिन और बीते। फिर चला जैसे-तैसे, लोग और थोड़ा नॉर्मल होने लगे। मतलब कोरोना तो चल ही रहा था, नॉर्मल अपने घर में रहने लगे, काम करने लगे। तब सडनली क्या हुआ ना, जो बाजू वाले चाचा थे, उनको भी हार्ट अटैक हुआ। उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी, इसने बताया, लेकिन उनको भी ना हार्ट अटैक हुआ। तो हार्ट अटैक से वो बेहोश हुए, गिरे और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा। पास के हॉस्पिटल में ले ही नहीं रहे थे, तो थोड़ा एक और दूसरे दूर के हॉस्पिटल में उन्हें जैसे-तैसे भर्ती करवाया गया, वहाँ पे भी गए। तो वहाँ पे अब बोले चाचा जी के साथ कौन रुकेगा? क्योंकि चाचा जी के यहाँ मेल और कोई नहीं था, चाचा जी को छोड़ के, कोई पुरुष नहीं था, आदमी नहीं था। तो चाचा जी के साथ उसके पापा वहाँ पे हॉस्पिटल में रुके। अब हॉस्पिटल में रुके, अब हुआ वहाँ पे, वो बताती है मुझे कि उसके घर में, उसके फैमिली में या उसकी जानकारी में ऐसा माना जाता है, मुझे नहीं पता था। तो उनके उसमें माना जाता है कि कोई हॉस्पिटल में अगर गिर जाए, तो वहाँ से कोई ज़िंदा नहीं बचता। मतलब उनके बचने के चांसेज़ नहीं रहते, कैसे ना कैसे जाएगा। और उस रात में जब उसके पापा रुके थे वहाँ पे, उसके पापा और उसका छोटा भाई रुका हुआ था हॉस्पिटल में। तो उसके पापा हॉस्पिटल के बाथरूम में फिसल के गिर गए थे। और ये जैसे ही उनके पापा ने उनको बताया था दूसरे दिन, तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा था, ये जानते भी थे, ये बात बहुत ज़्यादा चलती भी थी। तो उन्हें ये बात पता थी, तो सारे लोग टेंशन में थे। तो उसके पापा ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता है, जाने दो, बातें ही होती रहती हैं। तब उन्होंने ये चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर किया, चाचा जी पे फ़ोकस किया। चाचा जी को भी घर लेके आया गया डिस्चार्ज करके 2 दिन में।
क्योंकि ठीक हो चुके थे। और डॉक्टर्स ने भी बोला था कि ज़्यादा दिन मत रखो, अब कंडीशन थोड़ी ठीक है तो आप घर लेके जाओ, नहीं तो कोरोना वाली चीज़ें हो सकती हैं, कोरोना इफ़ेक्ट कर सकता है। तो उन्हें घर लेके आए, ट्रीटमेंट और चलना ही था, दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन जिस दिन सुबह उनका डिस्चार्ज हुआ, 12-1 बजे करीब उन्हें घर लेके आए, शाम को 5 या 6 बजे करीब वो चाचा जी की डेथ हो गई है सेकंड हार्ट अटैक से। ये इंसिडेंट फिर हुआ, मगर तब तक पंचक काल का असर, अशुभ काल खत्म हो चुका था। वो जो ड्यूरेशन होता है, वो खत्म हो चुका था। अब ये खत्म हो चुका था तो उनका क्रियाक्रम बहुत सटल तरीके से किया गया, नॉर्मल तरीके से किया गया। तो सारी चीज़ें विधि-विधान से उनका क्रियाकर्म हुआ। एक चीज़ पापा ने हम लोगों को बैठे-बैठे बताई, उन्होंने बतानी समझी, ज़रूरी समझी, कि उनको सपने में एक रेड साड़ी में एक औरत दिखाई दी है, जो कि उनको उनके घर से खींचते हुए बालों से पकड़ के दरवाज़े से बाहर लेके जाना चाह रही थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत करके दरवाज़े पे रुक गए, उनकी नींद खुल गई। लेकिन उसके बाद से उनका सर और उनकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। तो ये सुन के भी सारे लोग टेंशन में आ गए कि ये क्या हुआ? पंडित जी से कंसल्ट किया। उस टाइम पे हाँ, उस टाइम पे उसने मुझसे भी कंसल्ट किया कि ये क्या हो सकता है? अब जो मुझे पता थी वो सारी चीज़, तो मैंने भी उससे बताया कि कुछ पंडित जी से कंसल्ट करो, क्योंकि मैं भी उस चीज़ के बारे में पता नहीं, ज़्यादा नहीं जानता था कि डील कैसे करें। पता था कि ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, मुसीबत होती है, लेकिन डील कैसे करें? उसे मंदिर का बोला, बाबा का बोला, ये सारी चीज़ें कर लें। उसको गंगा जल का बोला, ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। फिर भी कुछ दिन के बाद ये पता चला कि उसके पापा को कोविड हो गया है। कोविड हुआ तो सारे लोग टेंशन में आ गए। उसके पापा का 70-75% लंग्स डैमेज हो चुके थे कोरोना से, कोविड से इन्फेक्शन से। तो उन्हें भर्ती करना, क्वारंटाइन करना और हॉस्पिटल में भर्ती करना कंपल्सरी कर दिया था। तो हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहाँ पे उनका छोटा भाई था। प्लाज़्मा की भी ज़रूरत पड़ी, प्लाज़्मा के लिए भी हम लोगों ने बहुत कोशिश करी, बहुत ढूँढा, जहाँ-जहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते थे, वहाँ सब जगह किया, लेकिन प्लाज़्मा का अरेंजमेंट नहीं हुआ और एक दिन उसके पापा की भी डेथ हो गई। उसके पापा की डेथ हुई, मेरी फ्रेंड जो है पूरी तरह से टूट गई थी। उसने अपनी जॉब छोड़ दी थी, उसकी छोटी बहन थी। उसकी छोटी बहन ने भी जॉब छोड़ दी थी, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। ये वो सह नहीं पाए और सह नहीं पा रहे थे, तो छोड़ क्या रही थी वो कर नहीं पा रहे थे। उसके बहुत टाइम बाद उन्होंने रिज़ाइन किया था, लेकिन उस टाइम पे वो सह नहीं पाए और डील नहीं कर पा रहे थे चीज़ों का, क्योंकि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। ऐसे ही चीज़ चली, चीज़ें आगे बढ़ी, जैसे-तैसे डील करी। उसके पापा की डेथ के दिन के सुबह तक तो मेरी उससे बात हुई। 2 दिन तक मेरी बात नहीं हुई, तो मैंने खबर लेना चाहा, उसने मेरा कॉल-वॉल भी नहीं उठाया। तो उसके भाई को कॉल किया था, तब उसके भाई ने बताया कि भैया ऐसा-ऐसा हुआ है। तब मैंने उसे कॉल किया कि यार मुझे बताना तो था। तब उसने बताया कि बताने का टाइम ही नहीं मिला, ये सब इतना फ़ास्ट हुआ है। हमें समझने का मौका ही नहीं मिला है। मैं भी उस टाइम पे, क्योंकि कंटिन्यू हम उसके सारे फ्रेंड्स उसी चीज़ में लगे हुए थे कि प्लाज़्मा ढूँढना, ब्लड का करना, कोविड की वैक्सीन, दवाइयों का अरेंजमेंट करवाना, जैसे भी आपने अपने होम टाउन में रह के वहाँ पे जो अवेलेबल हो उनसे करवाना काम। हम यहाँ से जो मदद कर सकें वो करवाना, फाइनेंशियली हेल्प करना, सब कुछ करने के उसमें लगे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हुई वहाँ पे उस टाइम पे। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी भी। उस वो कैसे डील कर रहे थे वो भी हम लोगों ने देखा। ये सारी चीज़ें हुई, जैसे-तैसे उन्होंने भी डील करी, कुछ दिन और बीते। फिर हुआ ऐसा कि एक दिन हम लोग कॉल पे बात कर रहे थे और उसने रिज़ाइन ही किया था, जॉब से रिज़ाइन किया था, तब उसने सबसे पहले मुझे बताया था कि मैंने जॉब से रिज़ाइन किया है, मैं काम पे फ़ोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं और हम कुछ और फ्रेंड्स थे कि थोड़ा सपोर्ट कर देना जब तक जॉब ना मिले। हमने बोला ठीक है। तो जब उसने सपोर्ट बोला और उसके बाद उसने कुछ चीज़ें ऐसी बताई, जो हमारे लिए भी सोचने के लिए मजबूर कर दे। उसने बताया कि उसकी मम्मी को एक रेड साड़ी में औरत दिखाई देना चालू कर दी है रात के समय, क्योंकि उसकी मम्मी सो नहीं पा रही थी। उसकी मम्मी को इतना ज़्यादा सदमा लगा था, इतना ट्रॉमा में थी, नींद नहीं आ रही थी। मेडिकेशन चल रहा था उनका, सारी चीज़ें कर रहे थे, हॉस्पिटल ले जाना वगैरह, डॉक्टर से कंसल्ट, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट, कि उसकी मम्मी को वो खोना नहीं चाह रहे थे और सारी चीज़ों से डील करें और उसकी मम्मी ठीक हो जाए। तब उसकी मम्मी ने बताया कि क्योंकि ये लोग, मम्मी नहीं सो पा रही थी, तो ये लोग भी मम्मी के साथ, आंटी के साथ रात में जागते थे। तब इसने बताया कि
आंटी को रेड साड़ी में एक औरत दिखाई दे रही है, जो कभी उनके किचन में जा रही है, कभी अंदर वाले रूम में जा रही है, कभी हॉल में से उनके बाजू में से बच्चों के बाजू में से निकल के दरवाजे के बाहर तक जा रही है। ऐसे उन्हें कन कम से कम 7-8 दिन दिखी। तो उन्होंने तो पहले किसी से ये शेयर नहीं की, लेकिन उनको पता था कि मैं ये सारी चीज़ों को समझता हूँ, बिलीव करता हूँ, कि एग्ज़िस्ट करती है। तो उन्होंने मुझसे बात करी, मेरी फ्रेंड ने। तब मैंने बोला कि यार ये थोड़ा रिस्की है, अगर मम्मी को भी दिख रही है और पहले पापा ने भी बोला था, तो यार किसी को दिखा दे, मैं यहाँ से किसी को बात करता हूँ। और उस टाइम पे मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, जो कि यही पैरानॉर्मल एंटिटी से छुटकारा पाने का सॉल्यूशन मैं भी ढूँढ रहा था और मैं डील कर रहा था। तो मुझे मिले थे एक बाबा, तो मैंने उसके पास कंसल्ट करने के लिए बोला, उनका नंबर दिया, उनके बाबा। और उसकी किस्मत उस टाइम पे ये थी कि वो उससे कुछ 30 या 40 किलोमीटर ही दूर एक टाउन में ही थे, उस टाइम पे। वैसे तो वो 250 किलोमीटर दूर दूसरे सिटी में रहते हैं, लेकिन उस टाइम पे उसकी किस्मत थी कि वो पास में ही मौजूद थे वो बाबा। तो भगवान भी कहीं न कहीं ये चाह रहे थे कि उसको ये चीज़ों से आज़ादी मिले। एंड ये लोग जैसे-तैसे हिम्मत करके गए वहाँ पे, उनसे मिले, मुझ पे भरोसा करके गए। और वो बाबा से जब मिले तो वो उन्होंने सारी चीज़ें देख के बता दी। उनके इनके बिना बताए, इनके बताने से पहले ही। क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि वो अच्छे थे, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है वो बाबा, लेकिन उनके पास कुछ पावर्स थी। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई कि तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ है अभी तक, क्या-क्या हो रहा है और तुम जिसको देख रहे हो वो क्या है और कैसे तुम्हारे घर में आई है। तब वो बाबा ने बताया कि जब उसके पापा और चाचा जी जब हॉस्पिटल में थे, तब वो एंटिटी ने उन पे कब्ज़ा कर लिया था। मतलब उनके साथ आई है, उनके घर पे। तो उसके चाचा जी की भी जो डेथ थी वो पंचक काल की नहीं थी, वो उस एंटिटी के कारण हुई थी। जो रेड साड़ी वाली औरत है, वही हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। एंड वो वहीं पे रह रही थी, जो कि उसे मौका मिल गया था आपके पापा के साथ और वो चाचा जी के साथ घर आने का, किसी के साथ जुड़ने का और नुकसान पहुँचाने का। तो वो आए, उसके साथ आए, उसके बाद चाचा को लेके गई और उसके बाद उसके पापा को भी लेके गई। और अभी उसका टारगेट उसका भाई और उसकी मम्मी है। ये तो है, ये सुन के ये सब डर गए, उन्होंने पूछा कैसे करें? तो उन्होंने और मैं बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे सावन का मौसम चल रहा था, मतलब सावन चल रहा था। और ये जिस दिन गए थे, ये लोग नाग पंचमी के 2 दिन पहले मिले थे। तो वो पंडित जी ने बोला था, बाबा जी ने बोला था कि नाग पंचमी के दिन मेरे पास आप आओ। तब तक उन्होंने एक राख दी थी उनको, बबूत दी थी शिव जी की, जो बोला था कि अपने घर में जाके छिड़क दो, तो वो लोग सेफ रहेंगे। तो ये लोग लेके गए, उन्होंने छिड़की, 2 दिन सेफ रहे, फिर नाग पंचमी वाले दिन वो लोग गए। तब तक पंडित जी ने, बाबा जी ने वो सारी चीज़ें एक तावीज़ के रूप में बना के उनके लिए रखी हुई थी कि ये लोग आने वाले हैं। और जब ये लोग आए तब उनको सारी चीज़ें बताई कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे उन्हें आवाज़ आ रही है। और विश्वास कीजिए दोस्तों कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया था उसको, क्योंकि ये लोग खुद ही सोचते थे कि भूत-प्रेत की बात करना और मानना हर किसी के लिए नहीं होता है। ये लोग खुद नहीं मानते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो दूसरों को भी कैसे बताएँ, किस मुँह से बताएँ? तो वो बाबा जी ने उनको यही बताया कि क्या-क्या हो रहा है उनके यहाँ। उन्होंने बताया कि कैसे उनके घर में दीवारों पे 3 बार ठोकने की आवाज़ आती है रात में 2 से 3 के बीच में। कैसे लाल साड़ी वाली मम्मी को देख के निकलती है, कैसे उन पे नेगेटिव असर कर रही है। तो ये सारी चीज़ें वो बाबा जी ने उन्हें बताई। तो वो भी सोच में पड़ गए। तब सारे लोगों ने, उनके घर वालों ने वो तावीज़ पहने और फिर वो बाबा जी ने बोला कि मैं वो उनके घर आएँगे और उन्हें इस चीज़ से मुक्ति दिलाएँगे। और उन्होंने बोला कि उस नागपंचमी वाले दिन के बाद से वो अभी अपने घर में ना जाए। साथ ही में वो अपने रिलेटिव के यहाँ रहे। तो वो उसके बाद वो उनकी बुआ के यहाँ रहे। तो जब बाबा जी आए, उन्होंने कॉल कर दिया था कि मैं आने वाला हूँ। तो उनके साथ के लोग भी थे। तो वो आए, उन्होंने कुछ क्रियाएँ करी, कुछ मंत्र पढ़े, कुछ हवन किया उनके घर में, तब वो चीज़ों से उनको मुक्ति मिल सकी है। और ये करीबन उनके घर में मई में चालू हुआ था और उनको ये सारी चीज़ों से मुक्ति मिली है सितंबर में। मुझे सितंबर इतना पक्के से इसलिए याद है क्योंकि सितंबर में ही उसकी जॉब हम लोगों ने लगवा के दी थी। सितंबर में उसकी जॉब लगी थी और जब वो नॉर्मल हो पाई थी मेंटली भी और घर की तरफ से भी। तो
सितंबर एंड में उसकी जॉब लगी थी और सितंबर के मिड तक या फर्स्ट वीक में उसको ये सब चीज़ों से मुक्ति मिली थी। और तब से वो आज भी ये सारी चीज़ों से विश्वास करना, सही मानना कि ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है, मानने लगी थी। और तब उसने ये सोचा कि कितनी बड़ी गलती हुई थी कि उन्होंने ये सब पहले माना नहीं। पहले ही मान लेते, पहले ही सोचते तो पहले ही बच चुके होते। लेकिन ना पता होना, इस चीज़ का नॉलेज ना होना, कितनी बड़ी मुसीबत उनके लिए और कितना नुकसानदायक हुआ है उनकी फ़ैमिली के लिए। ये उन्हें आज भी पछतावा होता है। आज भी इस चीज़ के बारे में वो बात करती है कि कैसे उन्होंने उसके परिवार के लोगों को खोया, कैसे उसने उसके पापा को खोया, ये सारी चीज़ों से डील करी। कैसे हॉन्ट मतलब कैसी चीज़ों ने उसे हॉन्ट किया जो उसने अपने खुद की आँखों से एक्सपीरियंस किया, फ़ील किया उस चीज़ को। कैसे डर-डर के रातें निकाली हैं, दिन निकाले हैं। तो ये सारी चीज़ें सच में हुई थी उसके साथ। वो आज भी भूलने की कोशिश करती है लेकिन वो भूल पा नहीं रही है। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें थी मैंने खुद ने भी देखी है। खुद उसके साथ रह के उसके साथ डील करी है बोल सकता हूँ। उसका सपोर्ट उतना नहीं कर पाया लेकिन जितना हो सका करने की कोशिश करी है और देखा है। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूँगा कि आप लोग सारी चीज़ों को देखते चलें। इन चीज़ों में बिलीव करना नहीं करना आपका ऑप्शन है, आपका डिसीज़न है। लेकिन बट इसको पूरी तरह हम नकार भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने कभी सुनी नहीं होती हैं लेकिन एग्ज़िस्ट ज़रूर करती हैं। तो यही होती है कुछ चीज़ें होती हैं हमें समझना ज़रूरी होता है। बस यही है ताकि हमारा कोई नुकसान ना हो सके। इस स्टोरी में इतना ही था, थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन एकदम रियल थी, जो कि आँखों देखी है और इसमें मैंने कोई मॉडिफ़िकेशन नहीं किया है। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, मैंने कोई चैटजीपीटी या गूगल या कुछ भी मॉडिफ़िकेशन नहीं की है इसके अंदर। मैंने कोई मसाला-वसाला डालने की कोशिश नहीं करी। जैसे जो इंसिडेंट्स रियल हुए हैं, वैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो ऐसे ही स्टोरीज़ मैं आपके लिए और लेके आऊँगा। स्टोरीज़ नहीं बोलूँगा, इसको मैं इंसिडेंट्स बोलूँगा जो कि किसी न किसी के साथ होते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड के साथ भी हुआ था और वाक़ई में ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप इस चीज़ को समझेंगे और आप कोई गलती ना करें। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं या सही समझते हैं या कुछ भी हो, तो आप अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में। वीडियो को लाइक करें। चलो इस चीज़ पे नहीं करते, आपकी इच्छा है। ठीक लगे तो ठीक, मेरा तो एक अवेयरनेस है, मैं ये इंसिडेंट्स आपके सामने लाना चाहता हूँ बस। आप अगर ऐसे ही जानना चाहते हैं, मैं ये बोलूँगा, ये ज़रूर बोलूँगा कि ये जो रियल इंसिडेंट्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इंसिडेंट्स, इस वाक़ई में हुए हैं और सारे रियल हैं। तो चाहूँगा कि आप लोग जो भी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरे चैनल वीक वर्ड्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो आपको अच्छा लगता हो, लाइक करना आपका डिसीज़न है। क्योंकि इस चीज़ को लाइक करना सिर्फ़ सोशल मीडिया में अपने आप को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि ये लोगों तक पता चले, बस और कोई गलती ना करे अपनी लाइफ़ में, कोई चीज़ के साथ अपनी नुकसान या अपने लोगों को या अपनी कोई चीज़ ना खोए। बस मैं यही चाहता हूँ। आप लोगों के सपोर्ट के लिए आपको आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।